कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर के फूटता है तब एक एक पाप का हिसाब होता है, चाहे वो घड़ा धरती पर फटे या फिर भगवान के। कुछ ऐसा ही हो रहा है कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर और आरजी कर हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए एक 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस के बारे में। इस केस ने अब तक हॉस्पिटल स्टाफ से लेकर लोकल पुलिस तक और फिर कोलकाता हाई कोर्ट तक, फिर सीबीआई और अब सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अगस्त से लेकर अब तक हुए सारे डेवलपमेंट्स के बारे में डिटेल में। जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे कि अगस्त 9 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का ब्रूटल तरीके से रेप एंड मर्डर हो जाता है। इसकी शुरुआत होती है 9 अगस्त रात के 11 बजे, जब 36 घंटे की टायरसम ड्यूटी करने के बाद ट्रेनी डॉक्टर अपने फैमिली से बात करती है। फैमिली से बात करना उनका डेली का रूटीन होता है। घर वालों से बात करने के बाद वो अपने कोलिग के साथ, फेलो डॉक्टर्स के साथ इमरजेंसी वार्ड के पास ही में स्थित एक सेमिनार रूम में बैठकर डिनर करती है। अपने फेलो डॉक्टर के साथ डिनर करके कुछ समय बिताने के बाद सारे डॉक्टर्स अपने अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और वो ट्रेनी डॉक्टर उसी सेमिनार रूम में रुक जाती है थोड़ा रेस्ट और स्टडी करने के लिए। इस सेमिनार रूम में इस तरह का टाइम स्पेंड करना एक आम बात होता है। 10 अगस्त के सुबह लगभग 6:30 बजे हॉस्पिटल के ही एक स्टाफ को उस सेमिनार रूम में एक हाफ नेकेड डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी की हालत इतनी खराब होती है कि आप और मैं देखकर ही बता दें कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि ब्रूटल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन किया गया हो। डेड बॉडी की आंखों से खून निकल रहा होता है, उनका चश्मा बुरी तरीके से टूटा होता है, उनके आगे और पीछे का सर का हिस्सा बुरी तरह से फटा होता है। पूरी बॉडी में कई तरीके के चोट के निशान होते हैं और पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। जैसे कि हॉस्पिटल के हर इमरजेंसी वार्ड में 24/7 काम चल रहा होता है, वहां पे भी कई तरह के लोग प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो गए, हॉस्पिटल के स्टाफ हो गए, जूनियर डॉक्टर्स हो गए, सीनियर डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी ब्रूटल असॉल्ट के बावजूद भी कैसे किसी भी सपोर्ट स्टाफ ने, किसी भी सिक्योरिटी ने, किसी ने भी आवाज नहीं सुनी। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्यों किसी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टाफ या फिर फेलो डॉक्टर ने सेमिनार रूम को एक बार भी विजिट नहीं किया। तीसरा सवाल ये उठता है कि क्यों किसी फेलो डॉक्टर ने ट्रेनी डॉक्टर को कॉल तक नहीं किया, जबकि वो ट्रेनी डॉक्टर भी और डॉक्टर्स की तरह ऑन ड्यूटी पर थी। ऐसे कई तरह के सवाल उठते हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे और कई तरह के सवाल भी उठाने की कोशिश करेंगे। 6:30 के आसपास उसी हॉस्पिटल के एक स्टाफ को, जो कि डेड बॉडी को फर्स्ट टाइम सेमिनार रूम में देखता है, वो करीब 7 बजे उसी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को फोन करता है और उसे जानकारी देता है डेड बॉडी के बारे में। थोड़ी देर के बाद वही स्टाफ प्रिंसिपल को डेड बॉडी की फोटो व्हाट्सएप पर भेजता है। तब तक ये न्यूज पूरे हॉस्पिटल में फैल चुकी होती है। वहां के जो डॉक्टर्स और स्टाफ थे वो सेमिनार रूम तक पहुंच चुके होते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि प्रिंसिपल उस स्टाफ को कॉल पर इंस्ट्रक्शंस दे सकता था कि सेमिनार रूम की तरफ किसी को ना जाने दिया जाए, क्योंकि वो एक क्राइम सीन था और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर प्रिंसिपल 8 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाता है और सीधे सेमिनार रूम के पास जाता है। सेमिनार रूम में जाने के बाद वो अपने कुछ खास सलाहकारों से बातचीत करता है और करीब 10:10 पर पास ही में स्थित एक लोकल आउटपोस्ट को इंफॉर्मेशन दी जाती है और फिर वो लोकल पुलिस 10:30 बजे के आसपास ये इंफॉर्मेशन ताले पुलिस स्टेशन को देता है, जो कि 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचता है। उसी बीच ठीक 10:30 बजे के आसपास उसी हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट लेडी डॉक्टर के घर वालों को फोन करके हॉस्पिटल बुलाते हैं। उन्हें ये बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। ठीक 22 मिनट के बाद अराउंड 10:53 को वही सुपरिटेंडेंट फिर से घर वालों को फोन करता है और उन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने को कहते हैं और इस बार उन्हें बताया जाता है कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने में इतनी देरी क्यों की गई। लगभग 3 घंटे बॉडी सेमिनार रूम में पड़ी हुई थी। प्रिंसिपल और अदर हॉस्पिटल स्टाफ वहां मौजूद थे। इस 3 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता था, या फिर क्या पता किया गया हो अपने तरीके से एविडेंस को मिटाने का। और यही सवाल सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश की जनता उठा रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा है। अब अगला सवाल ये उठता है दोस्तों कि घर वालों को पहले झूठ क्यों बोला गया और वो भी इतनी देरी से। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि एक बार घर वाले हॉस्पिटल आ जाए तब हम ये इन्फॉर्मेशन उन्हें देंगे, और फिर अगर ऐसा है तो ठीक 22 मिनट के बाद दोबारा कॉल करके उन्हें फिर क्यों ये कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अगला सवाल ये है दोस्तों, किसने डिसाइड किया कि लेडी डॉक्टर ने सुसाइड किया है एंड ऑन व्हाट बेसिस, क्योंकि पुलिस तो वहां 10:30 से 11 बजे के आसपास पहुंचती है। आगे फिर 11 बजे के आसपास पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है, तब तक वहां बहुत भीड़ जमा हो चुका होता है और ये न्यूज आसपास के लोगों में फैल चुकी होती है। पुलिस को डेड बॉडी के पास एक मोबाइल, एक लैपटॉप और एक ब्लूटूथ हेडफोन मिलता है, जिससे वो डिटेन कर लेती है और पुलिस एक अननेचुरल डेथ का केस
केस रजिस्टर कर लेती है। 11:30 बजे के आसपास वहां पुलिस कमिश्नर एंड अदर पुलिस का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पहुंचते हैं। करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में ट्रेनी डॉक्टर के परिवारजन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर हॉस्पिटल में उन्हें बॉडी देखने की इजाजत नहीं दी जाती है। लगभग 3 घंटे रोने और गिड़गिड़ाने के बाद, 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद फाइनली उन्हें डेड बॉडी दिखाया जाता है। डेड बॉडी को देखते ही उनके परिवारजन क्लेम करते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, बल्कि किसी ने उनकी बेटी का मर्डर किया है। यहाँ तक कि वो ये भी क्लेम करते हैं कि मर्डर सेमिनार रूम में नहीं, कहीं और हुआ है और मर्डर करने के बाद बॉडी को सेमिनार रूम में रख दिया गया है। तब तक ये बात पूरी पब्लिक में फैल चुकी होती है। पब्लिक, मीडिया और फैमिली मेंबर्स के प्रेशर के बाद पुलिस बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है। शाम के 5:30 बजे के आसपास बॉडी को उसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और 6:10 से लेके 7:10 तक 1 घंटे तक बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, वो भी ऑन कैमरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे सामने आते हैं और ये सारे फैक्ट्स आपके सामने अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। मौत का कारण गला घोटना, गले और बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज होता है, बुरी तरह से सेक्सुअल और फिजिकल असॉल्ट, कई तरह के इंटरनल इंजरीज और वायलेंट नेचर ऑफ क्राइम का पता चलता है। पर सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 151 mg सीरम है, जबकि डॉक्टर के हिसाब से एवरेज सीरम पर इंडियन मैन अराउंड 5 mg होता है। ये इंडिकेट करती है गैंग रेप की पॉसिबिलिटी को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही ये न्यूज पूरे देश में फैल गई और कई जगहों पर प्रोटेस्ट होने लगते हैं। जल्दीबाजी में पुलिस बॉडी का अंतिम संस्कार करा देती है। पुलिस का कहना है कि इसके लिए पेरेंट्स से कंसेंट ले ली गई थी। उसके बाद करीब रात के 2 बजे पुलिस FIR फाइल करती है और अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। ये जितने भी टाइमलाइन मैंने आपको बताए हैं, ये सब कोलकाता हाई कोर्ट के दिए गए स्टेटमेंट में मेंशन। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पुलिस ने FIR फाइल करने में इतनी देर क्यों की? पुलिस को बॉडी जलाने की इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? पेरेंट्स को अपनी बेटी की बॉडी देखने की इजाज़त इमीडिएटली क्यों नहीं दी गई? जिस डेड बॉडी को देखकर कोई भी कह दे कि ये सुसाइड नहीं है, उसे पुलिस क्यों नहीं देख पाई? FIR करने के बाद पुलिस बॉडी के पास मिले एविडेंसेस, जिसमें एक मोबाइल, लैपटॉप और ब्लूटूथ हेडसेट होता है, एंड अगस्त 9 की रात का CCTV फुटेज चेक करती है। CCTV फुटेज में करीब सुबह के 3 बजे एक आउटसाइडर को उस सेमिनार रूम में जाते हुए देखा जाता है जहां लेडी डॉक्टर रेस्ट कर रही होती है। वो 40 से 45 मिनट उस सेमिनार रूम में रहता है और फिर एग्जैक्टली सुबह के 4:37 पे वो हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस से चला जाता है। ये सब CCTV फुटेज में कैप्चर होता है। ये आउटसाइडर जो CCTV में कैप्चर होता है वो कोई और नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर और RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एक ब्रोकर, मतलब एक दलाल संजय रॉय होता है। उसके सस्पिशियस एक्टिविटी को देखते हुए कोलकाता पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चलता है कि जो ब्लूटूथ डिवाइस बॉडी के पास बरामद हुई थी वो संजय रॉय के फ़ोन से इमीडिएटली पेयर हो जाता है। इसका मतलब वो ब्लूटूथ डिवाइस उसी का होता है। इससे ये 100% श्योर हो जाता है कि संजय रॉय इन्वॉल्व है लेडी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर में। संजय रॉय को गिरफ्तार करके पुलिस इस केस को सॉल्व करने का दावा कर देती है, पर पब्लिक एंड डॉक्टर्स अपनी प्रोटेस्ट कंटिन्यू करती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की डिमांड करती है, ये कहते हुए कि इसमें मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि पुलिस पे भी एविडेंस को मिटाने और केस को सीरियसली नहीं लेने का आरोप लगता है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्रोटेस्ट को देखते हुए फेयर इन्वेस्टिगेशन का आश्वासन देती है और संडे तक का टाइम मांगती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे वेस्ट बंगाल में फैल जाता है और फिर देश भर के डॉक्टर्स एंड पब्लिक प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने लगते हैं। प्रेशर में आकर अगस्त 12 की सुबह RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल संदीप घोष रिजाइन कर देता है। पर शॉकिंग बात तो यहाँ ये है कि रिजाइन करने के विदिन 8 आवर्स उसको दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया जाता है। अब आप ही बताइए कि क्या ये किसी बड़े आदमी या औरत के सपोर्ट के बिना मुमकिन है? अब सवाल ये उठती है कि एक प्रिंसिपल के हॉस्पिटल में रेप एंड मर्डर हो जाता है और वो सिचुएशन को सही तरीके से नहीं हैंडल करता है। पब्लिक प्रेशर के बाद उसे रिजाइन करना पड़ता है और विदिन फ्यू आवर्स उसे दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों अपॉइंट कर दिया गया? क्या वो प्रिंसिपल इतना इम्पोर्टेंट है या फिर उसे बचाने की कोशिश की गई? किस बड़े चचा, दादा या दीदी का हाथ इस प्रिंसिपल के सर पे है जो उसे इमीडिएटली अपॉइंट कर दिया गया? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन था कि बॉडी से मिले सीरम
किसी एक इंसान का नहीं हो सकता, फिर पुलिस इस केस को इतनी जल्दी क्लोज क्यों करना चाहती थी। अगस्त 13 को पूरे देश भर में बढ़ते प्रोटेस्ट को देखते हुए और फिर कई सारे एलिगेशंस जब पुलिस पर उठने लगे तो कोलकाता हाई कोर्ट इस केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप देती है। उसी दिन सीबीआई की एक टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंचती है। अगस्त 14 को सीबीआई फॉर्मली अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन, सीसीटीवी फुटेज, इंटरोगेशन ऑफ ऑल पीपल इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फोन रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा सब इन्वॉल्व होता है। सीबीआई उस कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष से 24 आवर्स से भी ज़्यादा की पूछताछ करता है, कुछ इंटरवल्स के गैप के बाद, क्योंकि सीबीआई को उसकी बातों में बहुत सारे डिस्कनेक्ट एंड सस्पिशियस बयान दिखता है। इसी बीच जो डॉक्टर्स हैं वो कंटिन्यू पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और अब आ जाता है वो तारीख जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार होता है। 15 अगस्त 2024 भारत का 78वां इंडिपेंडेंस डे। इस रात को कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगस्त 15 की रात को हजारों की तादाद में मॉब्स रात को आरजीकर हॉस्पिटल आते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पे अटैक करते हैं और पूरी बिल्डिंग इंक्लूडिंग इमरजेंसी वार्ड और सेमिनार रूम में तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस इसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहती है। इनफैक्ट वो अपना जान बचाकर भाग और छुप रहे होते हैं। अब यहाँ कई तरह के सवाल उठते हैं। ये मॉब्स कौन थे? किसने इन्हें भेजा था? पुलिस को इतनी बड़ी क्राउड के बारे में पता कैसे नहीं चला? एफआईआर के बाद पीसफुल प्रोटेस्टर्स एंड हॉस्पिटल की सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाया गया? इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश की जनता इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और अगस्त 17 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 24 आवर्स के लिए पूरे देश भर में हेल्थ सर्विस को रोकने का ऐलान करती है। इसमें इमरजेंसी सर्विसेज एक्सक्लूडेड होती हैं। इस प्रोटेस्ट के कारण पूरे देश भर के हेल्थ सर्विस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुओ मोटो के थ्रू ये केस अपने हाथ में ले लेती है और फिर अगस्त 20 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके पहली बार हियरिंग होती। मैंने अभी तक जितने भी सवाल रेज किए हैं ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेस्ट बंगाल स्टेट के एडवोकेट कपिल सिब्बल से पूछते हैं। डॉक्टर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन करती है और उन्हें विद इन 3 मंथ्स वुमेन सेफ्टी फ्रेमवर्क के ऊपर एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने को कहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई को अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करने का निर्देश दिया है। अब तक हुए सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस में कई तरह के खुलासे सामने आए हैं। सीबीआई की इंक्वायरी में मेन कॉलेज का प्रिंसिपल अभी तक सबसे ज्यादा फोकस में रहा है और उससे अभी तक 70 घंटे से भी ऊपर की पूछताछ की गई है। संजय रॉय अपना गुनाह कबूल कर लेता है, पर सीबीआई अभी भी कई एंगल से इस केस की जांच कर रही है। पूछताछ में फेलो डॉक्टर्स के नाम भी इंक्लूडेड हैं। सीबीआई ने इन सब का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए कोर्ट से परमिशन ले लिया है और बहुत जल्दी ही इन सब का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। अब देखना यह है दोस्तों कि सीबीआई के लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ये केस कैसी मोड़ लेती है। अब बात करते हैं इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के बारे में। इस हैवान पे ऑलरेडी कई तरह के आरोप लगे होते हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन, असॉल्टिंग हिज प्रेग्नेंट वाइफ, मिसबिहेवियर विद मेनी गर्ल्स एंड इनफैक्ट लेडी डॉक्टर शामिल है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इतने आरोप के बावजूद भी संजय रॉय पुलिस का सिविक वॉलंटियर कैसे बन गया? इसी तरह के कई एलिगेशंस उस हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल और कुछ सीनियर डॉक्टर्स पे भी लगते हैं, जैसे कि करप्शन, रैगिंग, थ्रेटनिंग एंड मेनी मोर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ट्रैफिकिंग रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी। सीबीआई ने इस एक्स प्रिंसिपल के खिलाफ भी ऑफिशियल एफआईआर फाइल कर ली है। अब जो ये केस सीबीआई के हाथों में जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व्ड है, तो कुछ हद तक ये एश्योरेंस मिलता है कि जस्टिस अब ज्यादा दूर नहीं है। पर एक नोट करने वाली बात ये भी है कि जब से ये केस लाइमलाइट में आया है, देश के अलग अलग जगहों से कई रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट की खबरें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब पहले नहीं हो रहा था, बस अब सारी खबरें दुनिया के सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या सिर्फ संजय रॉय ने ये रेप एंड मर्डर किया है? जिस तरह से एक आतंकवादी को पनाह देने वाला भी आतंकवादी माना जाता है, एक आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले को भी आतंकवादी माना जाता है, तो क्या इस केस में वो हर इंसान
जो संजय रॉय की मदद की या करने का कोशिश की, वो भी एक रेपिस्ट नहीं है? जिस कोलकाता पुलिस ने उसे अपने यहाँ एज ए सिविक वॉलंटियर पनाह दी, सारे आरोप जानते हुए क्या वो अपराधी नहीं है? जब भी इस तरह की उंगलियां पुलिस पर उठती है तो हमें जस्टिस के नाम पे क्या मिलता है? उनका ट्रांसफर्स। क्या कुछ पुलिसमैन के ट्रांसफर्स हो जाने से उनके द्वारा इनडायरेक्टली किया गया ये गुनाह माफ हो जाता है? मैं ये नहीं कहता कि पूरा सिस्टम ही खराब है, बहुत अच्छे और सच्चे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो ईमानदारी से अपना ड्यूटी करते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, बस यही है कि कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। बाकी इस केस को किस तरह से जस्टिस दी जाती है उस पर भी मैं एक वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक नाइट शिफ्ट कर रहे सारे वर्कफोर्स से मेरी ये गुजारिश है कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए। एट द एंड आपकी सेफ्टी आपके हाथों में भी है। धन्यवाद।